आज की क्लास में हम आईकेएफ के पास पेपर का ऑटम 2017 का एक सवाल कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 था पेपर का। चलिए इस सवाल को देखते हैं, समझते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत सारी लर्निंग इस सवाल में मौजूद है। सवाल कहते हैं मैक्स सेविंग्स सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 30% एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स पर्टेन टू अगस्त 2017। अच्छा, इस सवाल में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो मैं पहले डिस्कस कर लूँ। एक तो इसमें जो है ना वो मार्जिन मार्कअप का एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, जो यहाँ पर ये 30% वाली बात लिखी हुई है कि कंपनी जो है ना वो कॉस्ट में 30% ऐड कर चीज़ें बेचती है। दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ जो मौजूद है वो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। एक्चुअली परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मैंने आप लोगों के साथ अभी तक डिस्कस तो नहीं किया। आप लोग IAS 2 इन्वेंट्रीज पढ़ोगे तो उसमें इसको डिस्कस करोगे, लेकिन फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन बड़ी आसान चीजें चल रही हैं। बहरहाल जब आप IAS 2 पढ़ोगे तो उसमें आप परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, दो तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं, उनके डिफरेंसेस को डिटेल में देखोगे और उनके बीच डबल एंट्रीज में क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ोगे। अभी आपने इस चीज का इतना कंसर्न नहीं होना, लेकिन IAS 2 में जब ये हाईलाइट होगा तो आपने अच्छे से इसका डिफरेंस देखना होगा। तीसरी चीज इसमें जर्नल एंट्रीज है या डबल एंट्रीज है। अच्छा, जितनी अभी तक लाइव क्लासेस हुई हैं ये उसी की तरतीब में एक लाइव क्लास है, तो हमारा मेन मकसद ये है कि डबल एंट्री वाला जो एरिया है ना, डबल एंट्री से रेलेवेंट जो बातें हैं वो हमें अच्छे से पता हो। अच्छा सर, ये जो लिखा हुआ है कि कंपनी जो है ना वो अपनी चीजें बेचती हैं कॉस्ट प्लस 30% पर, इसका क्या मतलब है? इसका बड़ा आसान सा मतलब है, और बड़ा आसान सा मतलब ये है कि कंपनी अगर कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये में खरीदती है तो जाहिर है वो 100 रुपये में ही नहीं बेचेगी। अगर उसकी कॉस्ट 100 रुपये होती है तो उसमें अपना मुनाफा 30 रुपये का रख कर और वो इस चीज को सेल करती है 130 में। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्लस 30% इन इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर कोई चीज मैंने 100 की खरीदी उसमें 30 का मुनाफा रखूंगा और उसको 130 रुपये में बेचूंगा। ठीक है, ये मैंने 100 के हिसाब से एक रेशियो डेवलप कर लिया। अच्छा, अगर कोई चीज 200 की खरीदी होगी, अगर कोई चीज 200 की खरीदी होगी तो 30% का मतलब ये है, 30% का मतलब ये है कि 200 का 30% यानी कि 60 रुपीज मैंने उसमें प्रॉफिट रखा होगा और मैंने इसको बेचा होगा 260 में। एंड सो ऑन, अगर कोई चीज 300 की खरीदी होगी तो 90 रुपये प्रॉफिट होगा और 390 रुपये में बेचा होगा। अब हम चलते हैं सवाल की रिक्वायरमेंट की तरफ। बड़ी सिंपल सी रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शंस 10 मार्क्स। ऊपर कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, इनको रिकॉर्ड करना है, इनकी जर्नल एंट्री बनानी है। कुछ मुश्किलात आपको जो है वो फेस करने को मिलेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, कुछ वक्त के साथ वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बस आपको अगर 30 40 50% भी फिल वक्त समझ में आ जाता है, दैट्स इनफ। आप लोग एक लर्निंग मोड में हो और कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह कर लोगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव बहुत करोगे। सबसे पहले 4 अगस्त को क्या हुआ? परचेज्ड गुड्स ऑन कैश फॉर ₹568,000। सर गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कह लो, स्टॉक कह लो, इन्वेंट्री कह लो, ये वो चीज होती है जिसका आप बिजनेस करते हो। एक बिजनेस गुड्स खरीदता है और गुड्स बेचता है और वो ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है और उस पर वो प्रॉफिट जनरेट करता है। एक फर्नीचर वाला बना बनाया फर्नीचर खरीद कर वो आगे बेच रहा है, उसके लिए वो गुड्स हैं। एक शोरूम जो है वो गाड़ियां खरीदता है, गाड़ियां बेचता है, वो उसके लिए गुड्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर ₹568,000। अब आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आप जब मेंटेन करते हो तो आप इन्वेंट्री का एक P अकाउंट बनाते हो और सारी डबल एंट्रीज उसमें रिकॉर्ड कर रहे होते हो। जैसे कि मैंने कहा कि IAS 2 इन्वेंट्रीज आप पढ़ोगे तो परपेचुअल पीरियोडिक दो सिस्टम्स होते हैं, उसको आप डिटेल में डिस्कस करोगे। बहरहाल वो अभी हम अगर ना भी डिस्कस करें तो आपको इंशाल्लाह इतना मसला इस सवाल में नहीं होगा। जब आप इन्वेंट्री परचेज करोगे तो पहली बार जो आपकी डबल एंट्री पास होगी वो होगी इन्वेंट्री डेबिट। इन्वेंट्री को आप डेबिट करोगे 568,000 से और कैश को आप क्रेडिट कर दोगे। कैश एसेट है, अगर आप कोई इन्वेंट्री खरीदोगे कैश जाएगा, कैश एसेट है, एसेट जाएगा, एसेट डिक्रीज होगा, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। ऑन दी अदर, इन्वेंट्री भी एक एसेट है और इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी। तो आपने इन्वेंट्री परचेज करी, आपने इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट कर दिया और आपके पास से कैश गया तो कैश क्रेडिट हो गया। फिर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 2418000। इसने चीजें बेची और जो चीजें बेची हैं वो क्रेडिट पर बेची हैं, उधार पर बेची हैं, और ये जो चीजें इसने बेची हैं वो 2418000 की बेची हैं। अब जब मैं कोई चीज बेचता हूं, कोई चीज बेचता हूं
तो मुझे ये मालूम करना चाहिए कि मैंने जो चीज बेची उसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ। देखिए इन रेशियोज के हिसाब से जो सवाल की कंडीशन थी वो ये थी कि अगर कोई चीज 100 की खरीदता हूँ तो 30 रुपए मुनाफा होता है और 130 रुपए में बेचता हूँ। अब मैं जो चीज बेच रहा हूँ ना, मुझे सेलिंग प्राइस दी हुई है 2418,000। गौर से देखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं। जो चीज मैं बेच रहा हूं उसकी सेलिंग प्राइस है 2418,000, यानी कि ये 130 हिस्से हैं रेशो के हिसाब से। तो ये 2418,000 वाली चीज जो कि 130 हिस्से हैं, ये मैंने खरीदी इससे कम में होगी। ये इसकी सेलिंग प्राइस है। सर कैसे मालूम करेंगे? 2418,000 130 हिस्से हैं। 2418,000 130 हिस्से हैं। हम अगर 100 हिस्सों पे जाना चाहें तो इसके 130 हिस्से करेंगे, एक हिस्से की वैल्यू आएगी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि ये चीज हमने खरीदी होगी 18.6 मिलियन की। देखिए हमने ये चीज कितने की खरीदी होगी? एज पर अब वर्किंग हमने ये चीज 18.6 मिलियन की परचेज करी होगी। हमें इस पर 30% प्रॉफिट हुआ होगा। 30% हमने मुनाफा रखकर इसको बेचा। 186,000,000 का 30% लेते हैं तो 5580,000 बनता है। और हमने इसको सेल कितने में किया? हमने इसको सेल किया 2418,000 में। तो जब आपके पास किसी चीज की सेलिंग प्राइस चाहिए और उसकी कॉस्ट प्राइस पर जाना है, तो ये जो रेशियोज मैंने साइट पर लिखे थे ये बड़े आपके लिए जरूरी होंगे। और इससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। 2418,000 सेलिंग प्राइस है तो 130 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। ये एक्सरसाइज करने में आप लोगों को टाइम लगेगा। जब आप एक बार इसकी रिकॉर्डिंग देखोगे तो ये चीज समझ जाओगे कि ये क्या हुआ है। दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि अगर वाकई में इसकी कॉस्ट 18.6 मिलियन थी तो मैं कॉस्ट पर 30% प्रॉफिट रखता हूँ। तो 18.6 मिलियन का 30% 5580 बनता है और सेलिंग प्राइस में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल होता है। ये वही अमाउंट बन रहा है जो मुझे दिया हुआ था। अच्छा, जब मैं चीजें बेचता हूँ तो मुझे ये देखना चाहिए कि वो चीजें मैंने क्रेडिट पर बेची हैं या कैश पर बेची हैं। सर चीजें आपने क्रेडिट पर बेची हैं। सोल्ड गुड्स चीजें बेची ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर। यानी कि जिसको ये चीजें बेची हैं वो मुझे फौरन पैसे नहीं दे रहा, वो मुझे कुछ टाइम बाद पैसे देगा। अब जब ऐसा होगा तो एक एंट्री पास होगी अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट। अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा 2418,000 ठीक है। और सेल्स क्रेडिट 2418,000। सर अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों डेबिट किया? अकाउंट्स रिसीवेबल मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि अगर कोई भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। आपने एक सेल करी है, सेल करोगे तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा। साथ में एक और इम्पैक्ट सोचे जरा इसका। देखें आपके पास आपकी दुकान पर ये जो चीजें पड़ी हुई थी ये आपने क्रेडिट पर बेच दी, ये सामने वाले बंदे के हवाले कर दी, ये उसके पास चली गई, ये आपने क्रेडिट पर सेल्स कर दी, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो गया, मान लिया। साथ में आपकी जो इन्वेंट्री थी या जो गुड्स थे वो बेचे हैं ना, तो वो भी आपके पास से चले गए। तो एक और एंट्री पास होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये वाली एंट्री पास होगी 18.6 मिलियन से। ये याद रखिएगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट वाली एंट्री है ये कॉस्ट प्राइस से पास होती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब है जितने की आपने ये चीज खरीदी थी। और ये वाली जो एंट्री होती है ये सेलिंग प्राइस से पास होती है। सेलिंग प्राइस यानी कि जितने की आपने ये चीज बेची है। अच्छा, कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, कोई मसला नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मुझे सेशन के बाद जरूर डिस्कशन कर लीजिएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करवा दूंगा। लेकिन आप फीडबैक जरूर दे दें अभी चैट बॉक्स में कि ये दो एंट्रीज जो हैं इसमें कितने लोग 100% सही हैं, दुरुस्त जा रहे हैं और समझ आ रहा है। तीसरी एंट्री है रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर कॉस्टिंग 87,000। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने सप्लायर से कोई चीज खरीदी और वो चीज हमें पसंद नहीं आती है, और वो पसंद नहीं आती है तो वो हम सप्लायर को वापस कर देते हैं। अब जब हम चीजें खरीद रहे थे तो हमने इन्वेंट्री को डेबिट किया था और कैश में खरीदी तो कैश को क्रेडिट किया। उधार पर खरीदी हुई होती तो इन्वेंट्री को डेबिट करते और पेएबल को क्रेडिट करते। और जब चीजें वापस करेंगे तो उलट एंट्री पास होगी। अच्छा, ये ख्याल रखिएगा कि हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं। पीरियोडिक में एंट्रीज किसी और तरह से पास होती हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ये होता है कि जब आप कोई चीज खरीदी गई अपने सप्लायर को वापस कर देते हो तो आप अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करते हो। अकाउंट्स पेएबल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे। ऐसा हमने अपने एक पिछले सवाल में भी पढ़ा था जिसमें हमने वैन खरीदी थी और वैन वापस कर दी थी।
87,000, और क्योंकि हमारे पास से, हमारे वेयर हाउस से, हमारे गोडाउन से, हमारे बिजनेस प्रेमिसेस से इन्वेंट्री भी इस सप्लायर के पास वापस चली गई तो इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद अगला क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 2360,000। आपने गुड्स खरीदे हैं सर, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हो, जब आप गुड्स परचेज करते हो तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट हो जाता है 2360,000, और पेएबल का या अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, तो इसका अकाउंट हो जाएगा 2360,000 से क्रेडिट। तो ये तो कोई मसले की बात नहीं थी मेरे ख्याल में, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अगला है आपके पास पेड कैरेज इनवर्ड्स ऑफ ₹48,000। सर कैरेज इनवर्ड्स क्या होता है? देखिए, दो तरह की कैरेज की कॉस्ट होती हैं। एक कहलाता है कैरेज इनवर्ड्स, ठीक है, और एक कहलाता है कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज इनवर्ट्स का क्या मतलब होता है? कैरेज इनवर्ट्स का मतलब होता है सप्लायर टू बिजनेस प्रेमिसेस। सप्लायर टू बिजनेस प्रेमिसेस यानी कि सप्लायर, जो बंदा जिससे आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते हो, माल खरीदते हो, फिनिश गुड्स खरीदते हो, वो बंदा जब आपके बिजनेस प्रेमिसेस पर इन्वेंट्री लेकर आता है, उसके अगेंस्ट अगर आप कोई चार्जेस पे करते हो, सच एज डिलीवरी चार्जेस हो सकते हैं। भाई आपने कहीं से रॉ मटेरियल मंगवाया, और वो जो आपने रॉ मटेरियल मंगवाया वो मंगवाने के लिए 150, 200, 300, 400 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे किए, 5,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस पे किए, फ्रेट चार्जेस पे किए। कैरेज इनवर्ट सारा वो खर्चा है जो सप्लायर के प्रेमिसेस से आप अपने बिजनेस प्रेमिसेस पर चीजें लेकर आने के लिए जो भी आप डिलीवरी चार्जेस पे करते हो। कैरेज आउटवर्ड्स क्या होता है? कैरेज आउटवर्ड्स वो खर्चा होता है जो आपके बिजनेस प्रेमिसेस से कस्टमर की तरफ चीजें जाती हैं, और उसके अगर आप डिलीवरी चार्जेस बेयर कर रहे होते हो और पे कर रहे होते हो तो उसको हम कैरेज आउटवर्ड्स बोलते हैं। अब एज पर IAS 2, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि अकाउंटिंग में चीजें लिंक्ड होती हैं, तो कभी कभी आगे के चैप्टर की कोई चीज अगर बीच में आ रही हो तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन वो फिर जब आप आगे का चैप्टर कवर करते हो तो इंशाल्लाह वो सही से क्लियर हो जाती है। IAS 2 इन्वेंट्रीज ये कहता है कि अगर कोई भी कैरेज इन्वेंट्स की कॉस्ट होगी तो वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करी जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट में कैपिटलाइज करी जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करी जाएगी। इसका मतलब इन्वेंट्री का ही अकाउंट जो है उसको डेबिट किया जाएगा 48,000 से, और कैश से या बैंक से जैसे भी हमने ये पेमेंट करी है इसको हम क्रेडिट कर देंगे 48,000 से, ठीक है जी। अगेन मैं ये कहूंगा, देखिए कुछ रेफरेंसेस मैं IAS 2 के दे रहा हूँ, कुछ रेफरेंस में परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम के दे रहा हूँ, तो आपको अगर 50% भी अभी बातें समझ में आ रही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, कोई मसले की बात नहीं है। और कुछ बच्चे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, डू मेक श्योर कि ये जो बेसिक अकाउंटिंग लेक्चर है इसके पिछले 11 लेक्चर्स आपने देख रहे हो, फिर आज का 12वां लेक्चर आप देख रहे हो। आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 12 है। अच्छा, उसके बाद क्या है, कस्टमर रिटर्न्ड गुड्स विच हैड बीन इनवॉइस्ड एट 58,500। अब क्या हो रहा है, अब कस्टमर चीजें वापस कर रहा है हमें। कस्टमर ने जिसने हमसे चीजें खरीदी थी, कस्टमर जिसने हमसे चीजें खरीदी थी वो हमें चीजें वापस कर रहा है। अच्छा, जब कस्टमर ने चीजें खरीदी थी तो हमने दो एंट्रीज पास करी थी। जब कस्टमर ने चीजें खरीदी थी, हमने सेल करी थी, हमने अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट करा था, सेल्स को क्रेडिट करा था, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करा था, और इन्वेंट्री को क्रेडिट करा था। अब जब कस्टमर बोलेगा मुझे ये चीजें चाहिए ही नहीं है, ये खराब है, ये सही नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट है, तो सब उलट हो जाएगा। उलट ऐसे होगा कि जब हमने सेल करते हैं तो सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन कभी कभार सेल करी हुई चीज हमारे पास दोबारा वापस आ जाती है क्योंकि वो डिफेक्टिव होती है, फॉल्टी होती है, खराब होती है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट होता है। ऊपर का बिल्कुल रिवर्स है ये। लाइकवाइज, जब इन्वेंट्री आपने परचेज करी थी तो आपने इन्वेंट्री को डेबिट करा था, लेकिन जब अब आप इन्वेंट्री आप किसी को आपने बेची, उसने आपको वापस कर दी, ठीक है ना, उसने आपको इन्वेंट्री वापस कर दी, तो आप इन्वेंट्री डेबिट करोगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट करोगे, ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? देखिए, ये ऊपर वाली एंट्री का ही बस रिवर्स प्रोसेस है। जब चीजें बेची तो वो वाली एंट्री, और जब चीजें वापस आई तो ये वाली एंट्री। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर पिछले 11 लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? बेटा पोर्टल पर जाओ, पोर्टल पर एक्स्ट्रा लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 0 पर जाओ, और वहां पर तुम्हें एक तरतीब से सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बराए मेहरबानी तुमसे रिक्वेस्ट ही होगी कि ग्रुप में बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करो। अनलेस एंड अनटिल तुमने ग्रुप आज ही ज्वाइन किया है
हम बहुत सारी बार जो है वो इन क्लासेस का डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है जी। चलो अच्छा, अब यहाँ पर ये जो 58,500 है, ये इनवॉइस वैल्यू है। अगेन सवाल में एक बात लिखी हुई थी कि अगर मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीदता हूँ तो उसमें प्रॉफिट ऐड करता हूँ 30 रुपए का, और उसको बेचता कितने में हूँ, 130 में। तो अब मुझे बताओ, ये जो 58,500 इनवॉइस वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू यानी कि जितना कस्टमर से पैसा लिया था जब ये बेची, या जितने रुपए की ये बेची, तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, या ये सेलिंग प्राइस है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है, या ये सेलिंग प्राइस है? ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है। इनवॉइस मैंने उसको रसीद बनाकर दी कि भाई तुमने इतने की चीजें खरीदी हैं। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या होगी मालूम करने के लिए सेम तरीका, 58,500 130 हिस्से हैं, 130 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब मैंने ये चीजें 45,000 में खरीदी होंगी और मैं 58,500 में बेच रहा हूँ। अगेन इसको यूं भी चेक कर सकते हैं, 45,000 की चीजें खरीदी, कंपनी की पॉलिसी क्या है, कितने प्रॉफिट रखकर बेचोगे, 30% प्रॉफिट रखकर बेचूंगा तो 45,000 का 30% लो, 13,500 बनता है। 45,000 में 13,500 ऐड करते हो तो 58,500 बन रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? अब डबल एंट्री क्या पास होगी? डबल एंट्री ये पास होगी कि मैं सेल्स रिटर्न को डेबिट करूंगा 58,500 से और रिसीवेबल को क्रेडिट करूंगा 58,500 से। और इन्वेंट्री कितने की वापस आई, क्योंकि वो इन्वेंट्री वापस आई है, इन्वेंट्री कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रही होती है, तो 45,000 और 45,000। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद कैश सेल्स ऑफ ₹120,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 10,000। कोई एक बंदा है जिसको मैंने कैश की 120 की सेल्स करी और उसको मैंने एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपए का, एक स्पेशल डिस्काउंट दिया है 10,000 रुपए का। अच्छा, जब वो नेट का वर्ड यूज कर लेता है ना, जिस तरह से इसने यहाँ पे लिख दिया, कैश सेल्स ऑफ ₹120,000 नेट ऑफ अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 120 ऑफ 10,000, इसका क्या मतलब है? इसका क्या ये मतलब है कि अभी भी 1,20,000 में डिस्काउंट लगेगा या लग चुका है? हाँ जी, डिस्काउंट नेट कर कर इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको मैंने चीजें सस्ते में दी है ना। आम हालात में देखो, अब जरा गौर से सुनना, इसकी डबल एंट्री जरा गौर से सुनना। आम हालात में अगर ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं देता, देखो ये तो वो बंदा आया होगा, बोला भाई सस्ता लगाओ सस्ता लगाओ सस्ता लगाओ सस्ता लगाओ, तुमने बोला भाई 10,000 कम दे रहे यार। लेकिन अगर कोई आम बंदा होता तो उससे कितने लेते? अगर कोई आम बंदा होता तो उससे कितने लेते? अगर कोई ये वाला बंदा नहीं होता जो चिपक गया था, ये तो चिपक ही गया, कम करो कम करो कम करो कम करो, तो तुमने बोला भाई 10,000 कम दे दे। अगर ये चिपकता नहीं, अगर ये चिपकता नहीं, तो कितने में लेता? 130। मुझे एक बात बताओ, ये जो सवाल में ऊपर लिखा हुआ था कि जो तुम चीजें बेचते हो उस पे 30% मुनाफा रखते हो और फिर बेचते हो, क्या ये इस बंदे पर भी अप्लाई हुआ होगा? क्या अगर मैं किसी को एक स्पेशल फेवर, एक स्पेशल डिस्काउंट दे रहा हूं तो उस पे भी आम हालात वाला ही मुनाफा हो रहा होगा मुझे? नहीं हो रहा होगा सर, कैसे हो रहा होगा? आम हालात वाला मुनाफा नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल जबरदस्त। देखिए, अगर 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 आम हालात होते, ये चिपक नहीं होती, ये कस्टमर चिपक नहीं होता। आम हालात क्या? आम हालात ये कि भाई 100 की अगर कोई चीज होती है, 30 का मुनाफा रखकर 130 में बेचते हैं। अगर ये कस्टमर चिपक नहीं होता, अगर ये चिपक नहीं जाता, अगर ये नहीं बोलता कि भाई डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो, ये खराब है वो खराब है, सही है, तो इसको मैं कितने रुपए में, इसको मैं कितने रुपए में देता? अगर ये नहीं मान, अगर ये डिस्काउंट नहीं लेता, सर अगर ये डिस्काउंट नहीं लेता ना, तो ये चीज 1,30,000 में आप बेचते। एक आम आम बंदा आता जो डिस्काउंट नहीं मांगता तो आप 1,30 में बेचते, क्योंकि 1,20 में डिस्काउंट 10,000 का माइनस हुआ है, आम बंदे को आप 1,30 में बेचते। अच्छा, अगर मैं अपने कॉस्ट का 30% प्रॉफिट रखता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि ये चीज जो मैं किसी और को 1,30 में बेचता, वो मुझे पड़ी कितने की होती? वो मुझे पड़ी होती 1,30,000 सेल्स रेवेन्यू, उसको 130 हिस्से करो और 100 हिस्से से मल्टीप्लाई करो, लाख की पड़ी होती। सीधी बात है ना, लाख रुपए की पड़ती, 30% मुनाफा 30,000 बनता है और 1,30 में बेचता, या आम हालात में मैं करता? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? इसका मतलब आम हालात में इस इन्वेंट्री पर कमाई कितनी होती? आम हालात में इस इन्वेंट्री पर कमाई कितनी होती?
सर आम हालात में इस इन्वेंट्री में 30,000 की कमाई होती, आम हालात में इस इन्वेंट्री पर 30,000 की कमाई होती, या 30% होती, या 30,000 होती, एक ही बात है। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इसको 31 की नहीं दी ये चीज, कितने में दी? कितने में दी सर? 1,20 में दी। तो इन्वेंट्री कितने की खरीदी होगी? इन्वेंट्री कितने की खरीदी होगी? क्या मैं 1,20 को 130 से करूं और 100 से मल्टीप्लाई करूं? क्या मैं ये मालूम करने के लिए कि ये इन्वेंट्री कितनी खरीदी है 130 के 120 के 130 से कर दूं और 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही हमेशा करता हूं? क्योंकि कंपनी तो 30% कमाती है। नहीं करेंगे। यही बात मुझे आपको समझानी थी। सर वो तो नॉर्मल हालात थे ना, नॉर्मल हालातों में आप 30% कमाते हो। ये कस्टमर तो चिपक बन गया था, बोल रहा था कि 10,000 माफ करो फिर ही लूंगा। तो सर जब वो कोई कस्टमर इस तरह से स्पेशल फेवर मांगता है, तो आपको माल तो आया तो उतने का ही होगा ना। आप समझ रहे हो ना? आपको तो माल उतने का ही आया होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप भी किसी की चिपक बन गए, या आपने अपने सप्लायर को नहीं यार ये सस्ता लेकर गए थे अब तुम 10,000 कम लो। नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा। डिस्काउंट आपने अपनी जेब से दिया है, खुद ये बर्डन बर्दाश्त किया है। तो आपको तो वो चीज 1 की ही आई होगी, आपको वो चीज 1 लाख की ही आई होगी। क्या ये बात समझ रहे हो? जो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, जो आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, उसकी वजह से हुआ क्या? आपके जो प्रॉफिट्स थे वो कम हो गए। नॉर्मल हालात में अगर कोई ये 1 लाख वाली चीज खरीदता, 30,000 का मुनाफा ऐड करके 1,30 में बेचता, आपने इस बंदे को एक वाली चीज 1,20 में बेच दी, यानी कि आपने अपने प्रॉफिट्स पर कट डाउन कर लिया। आपने बोला चल यार इस कस्टमर पर 20% या 20,000 रुपए लाख पे कमा लेते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर है? चले जी, अब क्या होगा सर? अब ये होगा कि हम इसकी डबल एंट्री पास कराएंगे, लेकिन इस चीज का ख्याल रखेंगे कि इस वाले स्पेसिफिक कस्टमर पर हमने नॉर्मल हालात जैसा पैसा मुनाफा नहीं कमाया। एंट्री क्या होगी? अच्छा ये कैश सेल्स है। कैश सेल्स में क्या होता है? क्या रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट होता है? क्या रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट होता है? नहीं सर। कैश सेल्स में तो कैश आया, कैश डेबिट। कितना आया? 1,20,000। सेल्स क्रेडिट 1,20,000। कैश सेल्स में रिसीवेबल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। कैश सेल्स में तो उसी वक्त आपको पैसा आ गया, उसी वक्त आपको पैसा आ गया। बात समझ आई? बात समझ आई? ठीक है। उसके बाद क्या होगा? दूसरी चीज क्या होगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। बहरहाल ये एंट्री 1 लाख रुपए से ही पास होगी। ऐसा नहीं है कि इसमें से भी तुम 10,000 माइनस कर दो, तुम्हें तो माल उतने का ही आया। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। फाइनली 31 अगस्त वाले दिन क्या है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹26,000 हैव एक्सपायर्ड एंड हैड टू बी स्क्रैप। सर ये क्या बात यहां पर लिख दी इसने? देखो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या होता है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट का मतलब ये होता है कि हम जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो एसी में बैठे हुए होते हैं, पूरा साल एसी में बैठकर हिसाब किताब कर रहे होते हैं, ये आया ये गया, ये आया ये गया। हमें क्या पता वेयर हाउस में वाकई में चीज पड़ी हुई है या नहीं। मिसाल के तौर पर तुम किसी कंपनी का हिसाब किताब कर रहे हो और तुमने पेपर पर लिखा कि कंपनी के पास 100 यूनिट जो है ना वो इन्वेंट्री के पड़े हुए हैं और एक यूनिट की वैल्यू ₹5 है, तो 500 रुपए इन्वेंट्री की वैल्यू बनती है। फिजिकली तो जाकर नहीं देखा ना। अब साल के एंड में एक बार आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो इन्वेंट्री की, और उसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, वो आगे वक्त के साथ साथ IAS 2 इन्वेंट्री के चैप्टर में आएंगे। लेकिन कभी कभी जब आप फिजिकल इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन करते हो ना, उसको चेक करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि कुछ चीजें जो है ना वो खराब हो चुकी हैं। कुछ चीजें मिसाल के तौर पे एक वेयर हाउस में पड़ी हुई थी, बहुत सारी चीजें, साल के एंड में आपने जाके चेक किया, पता चला यार उसमें तो बारिश आई थी तो इन्वेंट्री खराब हो गई, बिकने के लायक ही नहीं है। या बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी डेट पुरानी हो गई, अब वो कोई मुझसे खरीदेगा तो नहीं। मिसाल के तौर पे लेट से एक बेकरी है, बेकरी वाला शाम को बैठता है और देखता है यार कितनी चीजें एक्सपायर हो गई, उसका उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया ना। वो तो कोई उससे खरीदेगा तो नहीं ना। बात समझ रहे हो? नुकसान हो गया ना। ठीक है। इसी तरह से अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी IAS 2 इन्वेंट्रीज का चैप्टर पढ़ना है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं इस तरह से रेलेवेंट चीजों की।
लेकिन यहाँ पे लिखा ये जा रहा है कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट रिवील्ड, यानी कि आप गए, आपने फिजिकली इन्वेंट्री को चेक किया, दैट गुड्स हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ ₹26,000, यानी कि कुछ चीजें ऐसी जो वहां पर पड़ी हुई थी जिनकी लिस्ट प्राइस 26,000 है। लिस्ट प्राइस 26,000 होने का मतलब ये है कि इतने में ये बिकेंगी या बिकती, हैव एक्सपायर्ड, एक्सपायर हो गई हैं, एंड हैड टू बी स्क्रैप्ड, और फेंकनी पड़ेंगी। तो मुझे बताओ कंपनी का नुकसान है या नहीं? सर नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। ये वो माल है जो अब कचरा हो गया है, ये वो माल है जो कोई खरीदेगा ही नहीं, ये वो माल है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अब ये नुकसान की शक्ल में मुझे फेंकना पड़ेगा। एक बेकरी वाले ने जो है वो 10 चिकन पेटीज बनाए, पूरे दिन में 5 बिक गए, शाम को 5 बच गए, वो अगले दिन फ्रेश बनाकर बेचता है ताकि क्वालिटी मेंटेन हो, तो वो या तो खुद खा जाए, लेकिन बिजनेस को तो नुकसान हो गया ना शाम को 5 पेटीज का। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभार ऐसा होता है कि बिजनेस की इन्वेंट्री पड़ी पड़े खराब हो जाती है, कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, कोई खाने पीने की चीज है जो शाम को बिगड़ गई, खराब हो गई, तो क्या होगा, बिजनेस को जितनी इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी उतना नुकसान हो जाएगा, उतना नुकसान हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अब सर इस नुकसान को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहले तो इस नुकसान की वैल्यू देखें। क्या सर इस नुकसान की वैल्यू 26,000 है? नहीं, 26,000 तो इसकी सेलिंग प्राइस है, यानी कि अगर मैं इसको बेचता तो 26,000 की बिकती। ये मैंने खरीदी 26,000 की नहीं थी, ये मैंने कितने की खरीदी होगी ये मालूम करने के लिए वापस से 26,000 जो है वो सेलिंग प्राइस है, इसके 130 हिस्से करो, एक हिस्से की वैल्यू आई और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। समझ आ रही है बात? यानी कि 20,000 रुपए का माल आपके पास ऐसा पड़ा हुआ था जिसका आपको पूरा का पूरा नुकसान हो गया, वो एक्सपायर हो गया और वो स्क्रैप होगा, फेंकने में जाएगा। डबल एंट्री इसके पास होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। अच्छा सर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों डेबिट करते हो बार बार? इसलिए क्योंकि बेटा ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है, और हमने बेसिक अकाउंटिंग में पढ़ा था कि एक्सपेंस कभी भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और सर इन्वेंट्री फेंक दोगे तो इन्वेंट्री चली जाएगी, इन्वेंट्री चली जाएगी तो इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इन्वेंट्री फेंक दोगे तो इन्वेंट्री चली जाएगी, इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये इसकी डबल एंट्री पास होगी। अच्छा जी, तो अभी आज की क्लास का मकसद क्या था? आज की क्लास का मकसद था थोड़ा सा मैं जो है ना वो आप लोगों को डबल एंट्रीज दिखा दूं। बहरहाल जैसे कि मैंने कहा कि आईक्यू के सवाल जो होते हैं वो 3-4 मुख्तलिफ टॉपिक से मिलकर बनते हैं। इस टॉपिक में 3 चीजें थी, एक रेशियो से हवाले से कुछ चीजें थी, 30% वाली बात कुछ हद तक मैंने डिस्कस की रही, आप वीडियो को 1 से 2 बार दोबारा देखेंगे समझ आएगी। 100% शायद समझ ना आए, एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें इस बात को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। दूसरा इसमें IAS 2 इन्वेंट्रीज, उसमें परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम होता है, उसका कुछ डिफरेंस होता है, कुछ उससे रेलेवेंट, इन्वेंट्री से रेलेवेंट इस वीडियो में बातें थी। IAS 2 आप पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको ये बातें बिल्कुल पक्की क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अभी इनका एक अंदाजा मिल गया होगा, या जिसने IAS 2 पढ़ा हुआ होगा ना उसको कोई मसला नहीं हुआ होगा। तीसरी इसमें डबल एंट्रीज थी, तो मेरा मेन पर्पस ये था कि मैं आप लोगों को डबल एंट्री से रेलेवेंट कुछ चीजें करवा दूं, कुछ सवाल करवा दूं, ताकि एक फेमिलियरिटी हो जाए। अब रिक्वेस्ट ये है कि पहले तो ये 12वां सेशन है, तो पहले 11 सेशंस अगर आपने नहीं देखे तो वो आपने कंप्लीट करने, फिर ये लेना। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जिसने पहले 11 सेशन देखे हुए इस सेशन को एटलीस्ट 2 बार दोबारा देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बने। और अगर कोई 2-4 बातें समझ नहीं आती तो वो मसला नहीं है, अभी आपने कुछ चीजें उठानी है, कुछ कुछ चीजें दिमाग में डालनी है। जैसे ये लाइव क्लासेस 25, 30, 40 तक चली जाएंगी और आप लोग अपने पोर्टल के दीगर लेक्चर्स भी कवर कर रहे होगे, देखना आप बहुत बेहतर हो जाओगे। ठीक है जी, तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट थी। थैंक यू सो मच। अब अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।